तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 1 हल करना सीखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखो कैसे कर सकते हैं। ग्राफ द्वारा जांच करनी है। सबसे पहले तो ये सवाल आप देखिए, इसमें ग्राफ खींचना ही पड़ेगा। तो जो हमें यहाँ पे समीकरण युग्म दिए गए हैं दोनों, उन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपको जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ वैसे ही नोट करना है और वैसे ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। तो ये युग्म कहलाता है जोड़ा, मतलब दो समीकरण दिए हों अगर साथ में तो उसे युग्म कहते हैं, समीकरण युग्म। अब दोनों को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। अब एक बात बड़े ध्यान से समझना कि जो हमें समीकरण दिए रहते हैं उन्हें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 बना देंगे और दूसरे नंबर वाले को समीकरण 2 बना देंगे। बताओ यहाँ तक बन जाएगा? बिल्कुल। अगर यहाँ तक बन जाएगा तो आगे भी बनेगा, बस ध्यान से देखते रहो, थोड़ा सा धैर्य रखो बस। सबसे पहले आपको समीकरण 1 से स्टार्ट करना है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और पूरा समीकरण 1 आपको लिख लेना है। क्या है समीकरण 1? x प्लस 3y और बराबर में क्या है 6। समीकरण 1 लिख लिया। अब इसके बाद x का मान मन से रखोगे तो y का मान मिलेगा। ये हम पहले वाले जितने भी वीडियो लेक्चर हैं सभी में बहुत अच्छे से आपको सिखा चुके हैं और हम ग्राफ तक पहुंच चुके थे उसमें, और मैंने अध्याय का पूरा निचोड़ पहले ही समझा दिया है कि क्या क्या है इस चैप्टर में। अगर आप वो फिलो बाय फिलो अच्छे से देख लेते हो एक एक वीडियो, तो आपको ये उदाहरण एक तो समझ में आएगा, इसके आगे के जितने भी सवाल हैं पूरे समझ में आएंगे। तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जाके सारे वीडियो से क्रम से देखोगे तो मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई और अच्छी होगी। अब यहाँ पे हम x का मान जो है अगर वो रखेंगे तो हमें y का मान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम x बराबर 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे ये है समीकरण 1 अपना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर बन जाएगा ना। तो सबसे पहले हम 0 रख रहे हैं, आपकी इच्छा है आप कुछ और भी रख सकते हो। मैं x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर लिख देता हूँ। और आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है ताकि आप गणित में 100 में से 100 नंबर लेके आएँ। तो x बराबर 0 रखेंगे आप। तो यहाँ x जो है इसकी जगह पे हमने 0 रख दिया और प्लस 3y बराबर 6 लिख दिया। ये देखो बन जाएगा। जहाँ पे x लिखा है केवल वहाँ पे आपको 0 रख देना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और बाकी पूरा समीकरण ज्यों का त्यों। अब 0 किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो वो संख्या ही आएगी, यानी कि यहाँ पे आएगा 3y। ठीक है, वो धन क्यों नहीं लगाया? धन तो माना ही जाता है। धन तो ऊपर क्यों लगा? तो इसलिए ताकि 0 भी लिखा था ना साथ में, अब नहीं लगाओ लेकिन। और बराबर कितना लिखा है? 6। बन जाएगा यहाँ तक? ठीक है। अब गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? बटे में। तो y बराबर 6 और बटे 3। ठीक है, हमेशा याद रखना जो गुणा वाली संख्या होती है वो बटे में आती है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार कट गया ना। तो जो y का मान है वो कितना आया? 2। तो हमने समीकरण में x बराबर कितना रखा था? 0, और मिला कितना? y बराबर 2। तो इसकी तो हम एक तालिका बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक तालिका खींच लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको एक तालिका खींच लेनी है। यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे y। x का मान कितना रखा था? 0, तो यहाँ पे लिख लो 0 रखा था। तो y का मान कितना मिला है? 2, तो यहाँ पे लिख दो कि y का मान 2 मिल गया। अब एक और मान रखना है मन से इसी समीकरण में, ताकि y का मान एक और हम प्राप्त कर सकें। तो चलो फिर अब दिमाग लगाओ कि क्या रखें। अगर हम 1 रख रहे हैं तो इस तरफ आएगा तो पक्षांतर हो गए, तो 6 में से 1 घटेगा, वो 1, तो 5 हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि लॉजिक लगा के हम कैसे रखते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वहाँ मैंने लॉजिक क्या कहलाता है, कैसे, वो सब बताया है। तो 1 जो है वो यहाँ 5 बना देगा, तो 3 से भाग नहीं जाएगा।
पूरी बार, लेकिन हमें बाई का मान एक पूर्णांक चाहिए, हमें दशमलव में नहीं चाहिए बाई का मान। तो हमने दिमाग लगाया अब कि अगर हम बाई को ही जीरो कर दें तो एक्स का मान सीधा 6 आ जाएगा। ये बढ़िया आइडिया रहेगा कि इस बार हमने बाई का मान जीरो कर दिया। तो आप बाई का मान जीरो कर सकते हो या फिर एक्स का मान 3 रख सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल आइडिया। एक्स का मान अगर आप 3 रखोगे तो वो पक्षांतर होके -3 हो जाएगा। तो यहाँ 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 से 3 कट जाएगा। तो चलो एक्स बराबर हम यहाँ पे 3 ही रख देते हैं। तो चलो एक्स बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, बहुत ध्यान से समझते जाना, ठीक है। तो x की जगह पे कितना रख दे रहे हैं, 3। तो रख देता हूँ 3 और +3y बराबर कितना लिखा है, 6। अब आगे बढ़ जाओ। देखो यहाँ पे जो 3 है ये संख्या है, ये बाई के साथ में तो जुड़ घट नहीं सकती है। तो संख्या को संख्या की तरफ लेके जाओ। तो मतलब 3 का पक्षांतर करना है तो इसको लिखो अब 3y बराबर लगा है तो बराबर लगा दो, 6 लिखा है तो 6 लिख दो। इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा था तो ये धन का 3 था। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो वो -3 हो जाएगा। तो 3y बराबर आ जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो गुणा वाली संख्या है जो बाई के साथ में चिपक के लिखी है वो गुणांक कहलाता है बाई का, और वो गुणा वाली संख्या बटे में आती है। तो बाई बराबर 3/3 बन जाएगा ना। यहाँ से समान संख्या बटे में हो उत्तर 1 आता है, यानी बाई का जो मान आया है वो कितना आ गया, 1। अब तालिका में जाके भर दो कि x बराबर 3 रखने से, x का मान 3 रखने से बाई का मान 1 आया है। देख लो आप, ये आया है ना बाई का मान 1। तो ये इस तरीके से एक तालिका प्राप्त हो जाएगी। ये है समीकरण 1 की तालिका। तो इसे अपन तालिका नंबर 1 भी कहते हैं, तालिका क्रमांक 1, और कुछ भी नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा। अब हमें तो लेकिन 2 समीकरण दिए गए थे, तो समीकरण 1 की तालिका हमने बना ली है। अब तालिका से ग्राफ बन सकता है आराम से। अब समीकरण 2 की भी तालिका बना लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे समीकरण 2 से। तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। अब इसकी भी हमें तालिका बनानी है ताकि हम ग्राफ खींच सकें, तो मान रखना पड़ेगा। तो x का मान हम फिर से 0 रख सकते हैं क्योंकि ये पूरा पद हो जाएगा 0, और 3 चौके 12 मान मिल रहा है, मतलब वो भी पूर्णांक। तो x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा आप लिख देना, समीकरण 2 में रखने पर। अब क्या होगा देखो ध्यान से, जो 2 लिखा है ना उसको लिखा रहने दो, और जहाँ पे x लिखा है ना उसकी जगह पे 0 रख दो, और पूरा समीकरण ज्यों का त्यों, -3y बराबर 12। अब 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, पूरा पद ये 0 हो गया, और बाकी पूरा समीकरण ज्यों का त्यों, -3y बराबर 12। 0 का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है, इसलिए पूरा समीकरण फिर से बिना 0 के लिख दो, -3y बराबर 12। अब ये बाई के साथ में ये जो -3 है ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में। तो बाई बराबर 12/-3। तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, और ये जो माइनस है ये ऊपर आ जाएगा। तो बाई बराबर कितना आया, -4। जैसे ही ये आया हम तालिका बना लेते हैं। बाई का पहला मान आता है हम तालिका बना लेते हैं। तो मैं यहाँ साइड में तालिका बना लेता हूँ। तो ये देखिए तालिका बना ली है। अब इसमें हम x और यहाँ पे बाई लिखेंगे। x का मान कितना रखा है, 0। फिर से हमने x का मान 0 रखा है, जिससे बाई का मान हमें मिला है -4। तो हमने -4 लिख लिया। अब हम x की जगह पे कुछ और सोचते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 2 रखें तो 2 दूनी 4, यहाँ आएगा तो 12 में से 4 चले जाएंगे, 8 बचेगा, जो कि 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 भी नहीं रखना। अब अगर हम यहाँ पे बाई की जगह पे 0 रख दें तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही, अगर ये पूरा पद 0 हो रहा है तो फिर 2x बराबर 12 है, 2 से 6 बार में कट जाएगा। चलो अब हम बाई बराबर 0 रख देते हैं। तो बाई बराबर 0, मतलब x का मान बस नहीं, हम बाई का भी रख सकते हैं। तो बाई बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलो समीकरण 2 कहाँ है ये देखो। तो अब इस बार 2x हम ज्यों का त्यों लिखेंगे,
2x माइनस, फिर जो 3y लिखा है ना, तो 3 तो हम लिख लेंगे लेकिन y की जगह पे हम 0 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि y का मान 0 रख रहे हैं। बराबर कितना हो गया, 12, बराबर 12। अब देखो 2 का x में करोगे मतलब 2x ही है, और 3 शून्यम शून्य, तो ये माइनस का 0 बराबर कितना, 12। 0 हटा दो तो 2x बराबर सीधा हम 12 लिख सकते हैं। 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में, x बराबर 12/2, x बराबर 2×12। ये आ गया अपना उत्तर। यानी x का मान 6 आया है जब y का मान 0 रखा है। तालिका में भर दो, y का मान 0 रखा था तो x का मान कितना आ गया, 6। एक तालिका हमें ये मिल गई। मतलब पहले समीकरण की तालिका ये है आपके सामने, समीकरण नंबर 1 की तालिका ये है, और समीकरण 2 की तालिका ये है। अब वो कैसे आई मैंने आपको समझाया। अब हम खींचते हैं इन दोनों का ग्राफ। तो इस पेपर पे हम ग्राफ बनाएंगे, और अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो उसमें इस तरीके के ग्राफ बने आएंगे। दोनों से ही हम कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि ग्राफ कॉपी ही हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्राफ बनाने के लिए आपको स्केल चाहिए बस, और पेन। तो क्या करना है, सबसे पहले आप प्लस का साइन बनाओगे एक बड़ा सा, मतलब एक आड़ी लाइन खींचना है आपको, और एक खड़ी लाइन खींचना है। तो ये खड़ी लाइन भी हम खींच लेंगे, ये देखिए आप। अब बीच में जहाँ ये दोनों लाइन कट रही हैं यहाँ पे बिंदु ओ नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद समान अंतर हम दे देंगे सभी जगह इस तरीके से। यहाँ से यहाँ जितना अंतर है उतना यहाँ से यहाँ होना चाहिए, देखो आप। तो इस तरीके से आप समान अंतर पे पेन की नोक रख के थोड़ा सा निशान बनाओगे, ये देखो ये। और इस तरफ भी ये जितना अंतर यहाँ है ना उतना ही अंतर यहाँ, बिल्कुल निशान बनाओगे आप, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं पहले सवाल में आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से, हालांकि ग्राफ बनाना मैंने पहले वाले जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें बताया है। ऊपर भी निशान बना देता हूँ और नीचे भी बना देता हूँ। तो इस तरीके से हम ग्राफ में निशान बना लेंगे। अब आपको देखना है कि तीर के चिन्ह बनाने के पहले आपको एक चीज़ चेक करनी है। क्या, आप देखो कि जो समीकरण 2 का जो आपका तालिका है उसमें x मैक्सिमम कितना है, x 6 तक है, और y अधिकतम कितना है, -4 तक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये x अक्ष कहलाती है। ये कौन सी अक्ष है, x अक्ष। तो आपको चेक करना है कि x का जो मान है वो धन में है कि ऋण में है। 0 तो बीच में ही मिलेगा, लेकिन x का मान धन में है क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है। तो धन का 6 है। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे कि जो x अक्ष होती है तो पूरी x अक्ष, लेकिन 0 से यहाँ ये धन में अंक लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये धन में अंक लिखेंगे, लेकिन इस तरफ माइनस में लिखेंगे। लेकिन कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, -1 -2 -3। ऐसा नहीं करना है, 0 के बाद ही तो 1 आएगा ना। तो यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे -3, फिर यहाँ पे -4, फिर यहाँ पे -5, फिर -6, ऐसे बढ़ते चले चलो, -7 -8। इसी तरीके से ऊपर आपको प्लस में लिखना है और नीचे माइनस में। तो यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे क्या आएगा, -1। तो मैं इसी तरफ लिख देता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से बना लिया। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे इसका x का अधिकतम मान कितना है, 6। तो आपको ये ज़रूर अपने ग्राफ में देखना है कि ऐसा तो नहीं कि आपने नंबर 6 तक बनाया ही ना हो। जैसे मैंने तो बनाया है 6 क्या 7 तक बनाया है, लेकिन कभी कभी हो जाता है गलती कि आपने छोटी लाइन बनाई वो 5 तक ही बना है और आपने फिर तीर का चिन्ह बना दिया ये वाला। तो तीर का चिन्ह बाद में बनाना है जब आपको बिल्कुल पक्का पता चल जाए कि इतने में हमारा जो हमारी तालिका में जो मान दिए गए हैं इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब मैं तीर के चिन्ह बना सकता हूँ, क्योंकि हम समीकरण 1 की 2 की देख लिया, अब समीकरण 1 में भी देख सकते हैं।
ये देखिए समीकरण 1 की जो तालिका है उसमें भी x का मान 3 तक ही मैक्सिमम है और y का मान 2 तक ही अधिकतम है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चेक कर लिया करो, ठीक है। हर एक चीज़ पेपर में याद रखना है। ये कौन सा अक्ष है? ये y अक्ष है, ठीक है। और ये y का ऋणात्मक अक्ष है, तो y ऋणात्मक, ये भी लिख लेना है। अब थोड़ा ध्यान दो इधर पे। अब दोनों की जो तालिकाएं हैं, पहले समीकरण की तालिका ये है, तो इस तालिका से ये पहले समीकरण की तालिका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले समीकरण की तालिका है ये, इसका ग्राफ बनाओ पहले। तो x का 0 है और y का 2 है, तो बताओ x का 0 और y का 2 कहाँ मिलेगा? तो सबका 0 तो यहीं होता है सेंटर में, और y का कितना देखना है? 2, तो y का 2 ये है। तो 0 और 2 को मिलाने वाला बिंदु कौन सा होगा? तो जब भी कोई 0 हो और कोई संख्या हो तो संख्या पे ही वो बिंदु बनेगा। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक होंगे क्या? 0 और 2, 0 और 2 इस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो जब भी 0 और 5 होता तो 5 पे बिंदु बनाते, 0 और -3 होता तो -3 पे बिंदु बनाते, 0 पे कभी बिंदु नहीं बनाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो तालिका में क्या करना होता है, x का मान 0 है लेकिन y का मान तो 2 है। अब अगला देखो, x का मान कितना है? 3 है, और y का मान कितना है? 1 है। तो x का 3 कहाँ मिलेगा? x का 3 धन में है ना, तो धन वाला मान तो यहाँ मिलेगा। x का 3 ये है, और y का कितना है? एक बार फिर से देखो, y का कितना है? 1 है, तो y का 1 ऊपर मिलेगा धन में, ये है। तो ये 3 और 1 को क्या ऐसे मिला दोगे? आंसर है नहीं, आपको कॉर्नर निकालना पड़ेगा। तो 1 को ऐसे बढ़ाओगे और 3 को ऐसे बढ़ाओगे, तो ये जिस भी पॉइंट पे मिलेगा, ये स्केल से मिलाना आप, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मिला तो इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे क्या? 3 और 1। पहले x वाला लिखेंगे फिर y वाला। x वाले को भुज कहते हैं और y वाले को कोटि कहते हैं। तो ये मिल गया। अब आपको ध्यान रखना है कि ये तालिका से दोनों बिंदु हमें मिल जाते हैं। तालिका से क्या मिले? हमें दोनों बिंदु मिल गए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, ठीक है। तो मिला देते हैं। तो स्केल रखा दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए और इस तरीके से एक लाइन खींच दी। ये देखो, ये मिला दिया। तो यहाँ पे एक तीर का चिन्ह बना दिया और यहाँ पे एक तीर का चिन्ह बना दिया। इस लाइन को, इस ग्राफ को हम PQ नाम दे सकते हैं। ये पहले समीकरण का ग्राफ है, ठीक है। पहले समीकरण का ग्राफ कहते हैं इस लाइन को। और इस पे वो पहला समीकरण भी हम लिख सकते हैं जो कि था x + 3y = 6। ये पहला समीकरण है। अब हम दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। ये रहा दूसरा समीकरण। दूसरे समीकरण की तालिका ये है, इसका ग्राफ बनना है। तो x का 0 है और y का -4 है। तो देख लो यहाँ कहाँ है, x का क्या है? 0, तो सबका 0 ये है, और y का है -4। तो -4 y अक्ष तो ये पूरी है, लेकिन y का माइनस में मान चाहिए, तो नीचे आना पड़ेगा। ये है -4। तो 0 और -4 में बिंदु कहाँ रहेगा? -4 पे। तो मैं पेन बदल लेता हूँ पहले। ये देखो, ये है यहाँ पे डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे 0 और -4 है तो -4 पे डार्क होगा, 0 पे कभी डार्क नहीं होता। अगला है x और 6 और 0, तो 6 पे डार्क हो जाएगा। ये देखो, 0 पे तो डार्क होगा नहीं। तो ये जो दोनों बिंदु हैं, ये दूसरे समीकरण के बिंदु हैं। इन दोनों को अब हम मिला देते हैं। तो चलिए मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को भी हम मिला ही देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मिला दिया। अब ये दोनों बिंदु जिस भी पॉइंट पे टकरा रहे होंगे वो उनका हल होगा। हालांकि तो मैं अभी यहाँ पे जो है, चूँकि हाथ से ग्राफ बनाया है तो थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकता है, लेकिन हाथ से ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही होता है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो दूसरा समीकरण है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर क्या होगा? 12 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना कि हाथ से बनाने में अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा, जैसे ये जो बिंदु है ये यहाँ था, ये बिंदु थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा ऐसा करेंगे इस तरीके से। तो ये जो पहले जो ग्राफ की लाइन है वो ऐसे जाती, तो ये 6 और 0 पे कट रहेगी। तो यहाँ से न जाके बस इतना सुधारना है कि यहाँ से ये लाइन जाएगी। आप करोगे तो आप फिक्स बना लोगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6 और 0। तो ये दोनों रेखाएं बिंदु 6 और 0 पे कट करेंगी। और अगर आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल गलती होने की संभावना नहीं रहती है। यहाँ पे भी नहीं रहती, बट आपको थोड़ा, चूँकि कैमरा लगा है ऊपर, तो कहीं में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि अच्छे से लिखते नहीं बनता। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। अगर आप समझदार होंगे तो खुद से करोगे, बिल्कुल निश्चित सही उत्तर आएगा।
इसके बाद हमने देखा कि दोनों रेखाएं इस 6 और 0 पे कट रहा है, मतलब दोनों जो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो सवाल में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि संगत हैं कि नहीं है। तो हाँ, संगत हैं। संगत होने का मतलब क्या दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पे मिल रही हैं? संगत होने का मतलब यही होता है कि क्या मिल रही हैं। तो आंसर है हाँ, मिल रही हैं। ये 6 0 पे मिल रही हैं ना, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से जाना था, तो 6 0 पे मिल रही हैं। तो बिल्कुल हम लिखेंगे यहाँ पे, कहता है दिए गए समीकरण युग्म से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। अतः दिए गए समीकरण युग्मों से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। जो बिंदु कहाँ मिलती हैं? 6 0 पर मिलती हैं। अतः रेखाएं संगत हैं। तो अतः रेखाएं संगत एवं अद्वितीय हल होगा। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होती हैं तो वहाँ पे अद्वितीय हल ही होता है। अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक ही हल होगा, दूसरा नहीं होगा, और वो हल है 6 और 0। तो इसलिए हमने लिखा कि अतः रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी, और हल कैसा होगा? अद्वितीय। ठीक है, तो संगत रेखाओं का मतलब समझ लो जहाँ पे वो रेखाएं टच हो रही हैं कम से कम। मैं आपको 3 ग्राफ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये देखो, पहला ग्राफ है, रेखाएं जब आपस में टकराती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो हम उसे कहते हैं संगत रेखाएं। यहाँ पे टकरा रही हैं, और यहाँ पे जब भी इस तरीके की पोजीशन बनती है तो अद्वितीय हल कहलाता है, पहली चीज। इसके अलावा अगर हमने पहले समीकरण का ग्राफ खींचा और उसकी लाइन ऐसे आई और उसके ऊपर से ही दूसरे समीकरण की लाइन आई, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन्हें समपाती रेखाएं कहते हैं, और वो हर जगह टच हो रही हैं, इसलिए संगत रेखाएं भी कहलाएंगी। संगत का मतलब होता है क्या रेखाएं संगत हो रही हैं, क्या वो मिल रही हैं। तो बिल्कुल मिल रही हैं। जब यहाँ तो एक के ऊपर एक रखी हुई तो हर जगह टच है, तो इसलिए अनेक हल हैं। और उसके लिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पहले के वीडियो देखिए, मैंने सब कुछ बताया कि A1/A2 है क्या, आगे भी बताऊंगा। और समांतर रेखाएं भी होती हैं कि पहले समीकरण की रेखा ऐसे जा रही है, दूसरे समीकरण की ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में ये समान अंतर बना रहेगा, तो कभी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। जब टच नहीं करेंगी तो असंगत है, मतलब इनकी कोई मित्रता नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं मिलेगा। जब टकराएंगी जब हल मिलेगा, एक बार टकराएंगी तो एक हल मिलेगा, और अगर अनेक बार टकराएंगी, जैसे एक के ऊपर एक है, तो अनेक हल मिलेंगे, है ना। ये चीज़ रहती है, बहुत ही सरल है। तो ये पहला उदाहरण कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा ये, और आप इसको नोट कर लो अब। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद ये, फिर यहाँ पे, इसके बाद ये, फिर ये ग्राफ है तो इसको भी बना लेना, और ग्राफ के नीचे की भाषा। और एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, बनने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करना तो बनेगा। मिलते हैं उदाहरण 2 में। थैंक यू।